हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चंस और चैप्टर है 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने और समझें, जो कि नए पैटर्न से 2025-26 के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हम लोग को यहाँ पे ग्राफिकली जो है ना दिखाना होगा। ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस कह रहा है इसके सिचुएशंस को हम लोग देखेंगे और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को एक इक्वेशंस तैयार करना है और फिर उसको हम लोग ग्राफ पे दिखाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो क्विज में कितने बच्चे यहाँ पे शामिल हो रहा है, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के, ये मुझे फाइंड करना है, लेकिन इसको जो दिखाना है मुझे ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम है। इस स्टेटमेंट प्रॉब्लम को, या यूँ कहें वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग को दिखाना पड़ेगा एक इक्वेशंस के फॉर्म में। जब मुझे इक्वेशंस मिल जाएगा तभी हम उसको क्या दिखा सकते हैं, एक ग्राफिकल में। तो चलिए हम लोग सपोज करके बनाते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हम गर्ल्स को क्या मान चुके हैं, एक्स। वही अगर हम बात करें बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ के लिए हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट है। ठीक है ना, इस मैथमेटिक्स क्विज में बोला गया कितने बच्चे हैं, 10 हैं। जिसमें बोला गया है ये स्टेटमेंट के हिसाब से 10 बच्चे हैं, तो हमने मान लिया यहाँ पे जो गर्ल्स जो है ना एक्स, अगर बॉयज़ अगर मान लीजिए वाई है, तो दोनों मिला के कितना होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशंस। ठीक है, एंड अब क्वेश्चंस को थोड़ा फिर से पढ़ें। लिखा हुआ है फुल स्टॉप के बाद, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज़। मतलब ये जो गर्ल्स है, जितना भी गर्ल्स है, उस गर्ल्स में बोला गया है बॉयज़ कितना बोला गया, 4 ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे गर्ल्स को क्या माने हैं, एक्स, जिसमें क्या बोला गया है, अच्छा बॉयज़ को हम कितना माने हैं, वाई। तो बॉयज़ को अगर हम वाई माने हैं तो वाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या बोला है, 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। जितना बॉयज़ है ना, उस बॉयज़ में बोला गया 4 को और अधिक है। ठीक है ना, जितना भी बॉयज़ है, बॉयज़ क्या माने हैं, एक्स, और उसमें बोला गया 4 को बॉयज़ और अधिक है, तो वाई प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे इक्वेशंस निकाल लिया, अब मुझे बोला गया है इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखे हैं जिसको कैसे ग्राफिकली बनाने हैं। चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। आपके पास 2 इक्वेशंस नज़र आ रहे हैं, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हम लोग को इसमें से 2 टेबल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टेबल निकालते हैं। टेबल नंबर 1 मान लेते हैं। जो टेबल नंबर अगर 1 लेते हैं तो इसके लिए मुझे एक्स और वाई इस तरीके से पहले एटलीस्ट 3 जो है ना इसके ऑर्डर्ड पेयर निकालने पड़ेंगे। यूँ कहें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। और ये टेबल 1 जो निकाल रहे हैं, हम ये किसके लिए निकाल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। हम इसको निकाल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशंस फर्स्ट वाले के लिए, जो कि क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टेबल 2। अब टेबल 2 भी अगर बात करें हम लोग, इक्वेशंस कौन सा होगा, तो इक्वेशंस होगा ये वाला, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 वाला। इसमें भी क्या करना होगा, एक्स और वाई हमको कम से कम 3 एटलीस्ट ऑर्डर निकालने हैं, एक्स और वाई के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप
मान लीजिए x प्लस वाई दिया हो, अगर आप x का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर आप रखते हैं यहाँ पे 2 रखते हैं, अगर लेट करके मानना पड़ेगा, यहाँ पे लेट कर लीजिए, अगर आप x वैल्यू कितना लेते हैं 2, अगर आपने यहाँ पे x का वैल्यू अगर 2 लिया तो अगर आप यहाँ पर अगर पुट करोगे x का वैल्यू, बस आपको जस्ट रफ हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू आप यहाँ पे 2 लिया, फिर यहाँ y इक्वल्स टू 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। देखिए आपको जहाँ शुरू करना है आप सपोज कर सकते हैं, आप यहाँ पे 2 लें, 1 लें, 0 लें, -1 लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ग्राफ मेरा सेम ही बनेगा। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे पहले x का वैल्यू मान लिया 2, अब मान के चलते हैं x का वैल्यू 4 लेते हैं, ये फर्स्ट हुआ। अब सेकंड मान लेते हैं, अगर 4 लेते हैं तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 और y इक्वल्स टू हो जाएगा 6, तो हम यहाँ पे लिए y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा 6 आ जाएगा। ठीक है, वही मान लीजिए एक और हम लोग वैल्यू तैयार कर लेते हैं, और हम इसको यहाँ से तैयार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हम x के वैल्यू लेते हैं 3, अगर हम x के लेते हैं 3, तो x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे क्या रखना है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 7, तो हम ये निकालिए 7। तो यहाँ पे आपका 3 ऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार हमने 2 लिया, एक बार हमने 4 लिया, एक बार हमने 3 लिया, इस तरीके से वैल्यू हमने पुट किया। ठीक है, उसी तरीके से टेबल नंबर 2 जो हम यहाँ पे निकालें, इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इस बार x की वैल्यू 0 लेते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अगर मान लीजिए आप लेट करके चल रहे हैं, अगर x वैल्यू आपने कितना लिया फर्स्ट में 0, तब 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो माइनस वाई दिख रहा है लेकिन माइनस वाई लगाने है नहीं, तो y का वैल्यू नेगेटिव उस तरफ चला जाएगा -4, तो आप यहाँ लिखिए -4। उसके बाद आप यहाँ मान लीजिए आप x वैल्यू लेते हैं 2, अगर आप 2 ले रहे हैं, अगर आप x वैल्यू 2 ले रहे हैं तो इस पर वैल्यू पुट कर लीजिए x का, तो आप देख पाएंगे जो आपका y का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 4 है उधर में से चला गया -2, तो y का भी वैल्यू जो है ना आपके पास आ जाएगा -2, तो आपने लिया +2, ये आ गया आपके पास -2। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, +4 है उसमें से नेगेटिव चला जाएगा, अगर हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो उसके माइनस में ये माइनस में रहना नहीं चाहिए, इसमें ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और निकालना है। चलिए इस बार हम लेते हैं माइनस कितना, आप 3 लेके चलिए सीधा 3 लेते हैं। अगर आपने x वैल्यू देखिए, सबसे पहले हम कितना लिए हैं, यहाँ थोड़ा सा पहले आपने लिया यहाँ पे 0, फिर आप कितने लिए 2, फिर कितने लिए आपने 3, तो यहाँ पे 2 0 2 3 यहाँ पे हम लेके बना रहे हैं, तो 3 अगर रख रहे हैं 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y का जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये +4 है ना। अब मान लीजिए उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा 1, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे -y है, तो माइनस वाला y जन इसमें शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम इक्वेशंस को तैयार किए। अब इक्वेशंस जैसे यहाँ पे तैयार आपको दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशंस बना लिया, इक्वेशंस बनाने के बाद टेबल बना लिए। अब इस टेबल से हमको बोला जा रहा है ग्राफिकली सॉल्व करें, तो चलिए हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताते हैं कि किस तरीके से इसको ग्राफ में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखते हैं, सीधा है टेढ़ा है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा जो x का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए +4 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे +4 तक लेके चलेंगे, 1 2 3 और ये हो गया आपके पास 4। आपको ये सब मालूम ही है, जो हम इसको बोल सकते हैं y एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश, या नेगेटिव वाली बात कर सकते हैं, ये हो जाएगा x डैश या x प्राइम भी बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा x। ठीक है, और ये हो जाएगा ओरिजिन्स। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम यहाँ पे अब इसको प्लॉटिंग करेंगे, उससे पहले हमने तो x का तो वैल्यू लिख लिया कितना तक जा रहा है पॉजिटिव में। अब y का देखना है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए y का भी पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है, बस दोनों है। लेकिन जैसे हम इसमें अगर टेबल नंबर 1 और टेबल 2 के हिसाब से कंपेयर किए, तो x का सिर्फ और सिर्फ जो है हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया, 4 तक गया, और इसमें हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है। तो हमको यहाँ पे 8 तक जो है ना लिखना पड़ेगा, तो लिखिए 1 2 3
4 5 6 7। अच्छा चलिए थोड़ा सा जगह यहाँ पर नहीं मिला, थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, हम यहाँ पर लिख देते हैं 8। ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हम यहाँ पे हमने बना दिया, अब इसको प्लॉटिंग करना है। तो देखिए x कितना है 2, अगर x 2 है और y 8 है तो यहाँ पे x 2 हुआ और y कितना बोला गया 8। इसका मतलब x 2 और y 8, मतलब इसके सामने जाएगा। ठीक है, 2 के सामने और 8 के सामने जाएगा। उसके बाद बोला गया है x 4 है और y 6 है, तो x 4 हुआ और y 6 हुआ। तो यहाँ पे x अगर मान लीजिए है और y बोला गया 6 है, तो यहाँ पे मुझे दिखाना पड़ेगा। फिर बोला गया यहाँ पे x3 है, तो x3 हुआ और y बोला गया 7 है, तो x3 और y बोला गया 7 है, तो यहाँ पे लगभग में आ जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट टेबल से जैसे यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट्स को हमने उस पर दिया, तो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे जो लाइन्स है जो हमने लाइज करवाया है, आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको बिल्कुल जो है ना एक दूसरे के इस तरीके से जा रहा है। अब ये देखिए उधर भी जा सकता है, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड से थोड़ा बाहर चला गया, लेकिन ये सीधा सीधा क्या जाएगा, इस तरफ से जाएगा। उसके बाद हम इसका अगर बात करें तो क्या बोला गया x वैल्यू 0 है, तो x का हो गया 0। उसके बाद अगर हम बात करें -4 दिया हुआ है, x 0 है और y कितना दिया हुआ -4, तो x 0 और y हो जाएगा -4, लेकिन हम तो y का वैल्यू लिखा ही नहीं, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4 -5। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक है, 4 ही तक है, तो y का वैल्यू बोला गया -4 है। तो चलिए हम इसी पे बात कर लेंगे, क्योंकि x 0 है, फिर बोला गया x 2 है, x 2 और y भी बोला गया है -2, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला गया यहाँ पे x 3 है, तो x 3 ये हुआ और y बोला गया -1 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आप गौर से देखें, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये बिल्कुल इस तरीके से सीधा जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्शंस कर गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्शंस कर गया। ये आपका ग्राफिकल तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको बोला गया था। अच्छा, इसका अगर हम ग्राफिकल वैल्यू अगर इस तरीके से दे दिए हैं, तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है जब बताइए इसमें से बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे गर्ल्स को क्या माना है x, अब बॉयज़ को क्या माना है y। अब इसको अगर इंटरसेक्शंस करके देखते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए 5 हुआ, ये 6 हुआ और ये 7 हुआ। ठीक है, अब उस तरीके से ये गया है, अब इंटरसेक्शंस कर रहे हैं, तो सपोज करके चलिए इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये y के सामने कितना नज़र आ रहा है 3, और इसको थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 8। इसका मतलब ये नज़र आ रहा है y3, y कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, और x का अगर बात करें ये कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से ग्राफिकल दिखा सकते हैं और ये आपका वैल्यू निकल के आ सकता है। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशंस तैयार कर लेने हैं और उसके बाद आपको ये दिखाने हैं। और देख लीजिए वहाँ पे x वैल्यू 8 आ गया, y वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। चलिए इसी फर्स्ट का ही हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का। फर्स्ट का अगर सेकेंड की अगर बात करें तो लिखा हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे लेट पेंसिल कॉस्ट रुपीज x एंड पेन कॉस्ट रुपीज y। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितने पेंसिल है 5। अगर 5 को आप अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। फिर बोला गया कितने पेन है 7, तो 7 y हो जाएगा, क्योंकि जब मान लीजिए एक पेन की कीमत अगर आपको मालूम है और 5 अगर निकालना है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है जब 5 पेंसिल है लेकिन पेंसिल का मुझे प्राइस पता नहीं है, तो हमने क्या माना x, तो x को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ पे पेन्स की बात करें तो मुझे पेन्स के प्राइस कितने हैं ये नहीं मालूम है, तो हमने उसको क्या बना वाई, और उसमें से कितने हमने परचेज किया है 7, तो 7 को अगर हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 वाई। आप दोनों मिला के हम कितना रुपया दे रहे हैं इसको, 50 रुपया दे रहे हैं, तो 50 रुपीज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड वही अगर हम बात करें आगे बोला कि 7 पेंसिल है तो कितना हो जाएगा 7x, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 5 पेन्स है तो कितना हो जाएगा 5y इक्वल्स टू कितना टोटल मिला के रुपया देना पड़ रहा है 46। तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब इसी को बोला गया हम लोग को ग्राफिकली बनाना है, तो इसके लिए फिर से आपको जो है ना टेबल निकालने पड़ेंगे। तो चलिए टेबल निकालते हैं 1, और कौन से ग्राफ के लिए, यहाँ पे 5x + 7y इक्वल्स टू 50 के लिए आपको यहाँ पे 3 कम से कम कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तब इसको टेबल को आपको दिखाना पड़ेगा। तो टेबल 1 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम टेबल 2। इसके लिए कौन सा है, तो 7x + 5y इक्वल्स टू 46। अब यहाँ पे भी हमको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम 3 वैल्यू अगर निकालते हैं तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे लेट x का वैल्यू अगर हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे अगर आप कितना लेके चलेंगे तो आपको होल नंबर में आने चाहिए। ठीक है, होल में आना चाहिए। इस बार क्या करते हैं y के लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए हम y के वैल्यू मान लेते हैं 0, y की वैल्यू कितना मान लेते हैं 0, तो इस पे वैल्यू पुट कर लीजिए 5x + 7 × 0 इक्वल्स टू 50। तो 5x + 7 को 0 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 50, और इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो x वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 10। तो आपने y के वैल्यू लिया 0, ये हो गया आपका 10 हो गया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर आप लेते हैं यहाँ पे y का ही वैल्यू अगर आपको लेना है तो कितना ले सकते हैं, चलिए इस बार x का वैल्यू लेते हैं। डेसिमल में नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैल्यू लेना है आपको जो पूरे तरीके से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 5 2 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 उधर चल जाएगा 40 हो जाएगा। 3 लेते हैं तो कोई भी नंबर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करते हैं इस बार x वैल्यू 3 लेते हैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए अगर हमने x का वैल्यू इस बार 3 लिया तो इस पर वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 5 × 3 + 7y इक्वल्स टू 50। तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50, और ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 3 50, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा 15। तो 7y इक्वल्स टू हो जाएगा 35 होगा ना। अब इसको इससे कैंसिल कर लीजिए तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 5। तो आपने x का वैल्यू लिया 3, तो ये आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब आप कितना ले सकते हैं, चलिए ये भी हो गया। अब माइनस अगर हम 3 अगर लेते हैं, -3 तो 15 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अगर क्या हम 2 ही पे लेके अगर बनाने की कोशिश करें तो बन जाना चाहिए। वैसे तो देखिए यहाँ पे 3 कम से कम चाहिए ताकि ग्राफ जो है ना आपको अच्छे तरीके से बन जाना चाहिए। तो आपको ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा बच्चा ताकि वो पूरे के पूरे होल नंबर में आना चाहिए। तो यहाँ तो हमने इस तरीके से एक बार लिया 0, ठीक है, एक बार हमने लिया 0 y का वैल्यू, एक बार लिया हमने x वैल्यू 3। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं y का वैल्यू अगर 0 लिए तो आ ही चुका है, 2 लेते हैं 7 2 हो जाएगा 14, माइनस करने पे फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे 5 2 नहीं आ जाएगा, 5 4 20 उधर से माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3 हमने ले चुका है, 5 लेके देखते हैं, नहीं 5 5 25 उस तरीके से माइनस हो जाएगा 6 7 लेके देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने x का वैल्यू अगर आपने लिया है 7 तो क्या होगा 5 × 7 + 7y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस हो जाएगा 7y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 35। तो देखिए फिर से मुझे लग रहा है ये नहीं आया है, y का वैल्यू आ चुका है 15/7 आ चुका है, जो कि फ्रैक्शन में आ गया है। मुझे फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, 15/7 आ गया है, ये फ्रैक्शंस में आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको नियर अबाउट मान के कहीं बना देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, इसका निकालते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर आप लेते हैं कितना
आपको ऐसा वैल्यू लेना है जिससे पूरा परफेक्ट आ जाना चाहिए। तो लेट कर लीजिए, अगर x वैल्यू अगर 0 हुआ तो आ नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर हम 2 लेते हैं तो 7 2 हो जाएगा 14, डेसिमल में ही जा रहा है। आपको ऐसा वैल्यू खोजना पड़ेगा जिससे क्या हो जाना चाहिए, पूरे के पूरे परफेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन से नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 7 2 14, 7 3 अगर 21 लेते हैं। चलिए ठीक है, हम x के वैल्यू लेके चलते हैं 3, देख लेते हैं क्या आता है। तो 7 × 3, आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी है जो आपको सीधा निकल के आ जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा नंबर कौन सा लें जिससे मेरा जो है परफेक्ट नंबर आ जाना चाहिए, ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, होल नंबर में आना चाहिए, ताकि ग्राफ जो है ना आप सही तरीके से अब ऐसा नहीं कि फ्रैक्शंस में आएगा तो आप ग्राफ में नहीं दिखा सकते हैं, ग्राफ में आराम से दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको नियर अबाउट ये अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर चलिए इसको 21 + 5y = 46, अब यहाँ पे 5y = 46 माइनस हो जाएगा 21, तो 5y = इसको आप माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 25। अब इसको इसके कैंसिल कर लीजिए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, आप x रखे 3 तो y का आ गया 5। चलिए इसी तरीके से आपको और भी दो वैल्यू पता करने हैं। आपने 3 लिया, चलिए कोई और नंबर से लेके चलते हैं। अगर आप यहाँ मान लीजिए 5 लेते हैं तो 5 अगर लेते हैं 7 5 जब हो जाएगा 35, और 35 उधर जाएगा माइनस होता है तो 11 बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है हो पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 या 15 अगर लेके चलते हैं तो 15 में से अगर इसको माइनस करते हैं फिर भी निकल के नहीं आएगा। 46 - 15 1, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 31, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लेना पड़ेगा 5 5 5 25, तो 46 - 25, तो लग रहा है इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू। तो हम इस बार क्या करते हैं, y का वैल्यू लेके चलते हैं 5, तो देखते हैं क्या होता है। 7x + 5y = लिखा हुआ 46, तो 7x + 5 × हो जाएगा 5 = हो जाएगा 46, तो 7x + 5 5 कितना हो जाएगा 25, 46 हो गया। तो 7x = 46 - 25, तो 7x = हो जाएगा 21, तो x का वैल्यू हो जाएगा 21/7, तो x का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। तो हमने लिया यहाँ पे y की वैल्यू 5, तो x का आ गया 3। तो बात तो बराबर ही हुआ, क्योंकि इस बार बात तो उसी तरीके से आ गया नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे y वैल्यू 5 ले चुके हैं, फिर x वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, तो ये आपका काम नहीं करा, ये आपका काम नहीं करा। तो आपको ऐसे वैल्यू लेना पड़ेगा जिससे क्या हो जाना चाहिए, दूसरे वैल्यू अलग प्रकार का निकल के आ जाए। अगर आप 0 लेते हैं तो 0 तो ये हो जाएगा, लेकिन y की वैल्यू इस तरह, अगर इसको 0 लेते हैं तो इससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 लेते हैं, x वैल्यू तो ये निकल के आ चुका है, 7 से 21 तो 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नहीं हुआ, 5 7 5 35 नहीं निकल के आ रहा है। 6 लेके देखें तो 7 6 हो जाएगा आपके पास 42 माइनस करते हो जाएगा 4, ये भी नहीं हुआ। 6 5 हो जाएगा 30, 7 अगर लेते हैं तो 7 हो जाएगा आपका, कुछ ज़्यादा ही फ्रैक्शंस में आ रहा है। क्वेश्चंस तो इस तरीके से आपको बताया गया है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे चलिए, अब फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, चलिए बनाना ही पड़ेगा, अब जब कोई उपाय नज़र नहीं आ रहा। चलिए हम x की वैल्यू लेते हैं 4, अगर x की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 7x + 5y = 46, 7 × 4 + 5y = 46 हो गया। तो 5y = 46 - 28, क्योंकि 7 4 28 हो जाएगा। फिर 5y = 6 में से 16 यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, तो फिर y = आपके पास हो जाएगा 18/5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 18/5। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ फ्रैक्शंस आ रहा है तो इसको नियर अबाउट लेके हम लोग को चलना पड़ेगा। उसके बाद एक और वैल्यू चाहिए, तो एक और वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इस बार x की वैल्यू ले लेते हैं 5, x की वैल्यू इस बार ले लेते हैं 5। अब जब नहीं आ रहा है तो हम अंदाजे इस तरीके से लेना पड़ेगा। अब अप्रॉक्स वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर एग्जैक्ट नहीं कट रहा है तो तभी तो हम इसको ग्राफ पे बता सकते हैं। चलिए x वैल्यू हमने लिया 5, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7x +
5y इक्वल टू हो जाएगा 46, तो 7 इंटू 5 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 7 5 जा 35 प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको सॉल्व किया जाए तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 35, तो यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है 5y इक्वल टू 11, तो y का वैल्यू हो जाएगा 11/5। आप बताइए इस तरीके से फ्रैक्शंस में जा रहा है तो नियर अबाउट मुझे नंबर लेके बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हमने इस तरीके से पहले वैल्यू निकाल लिया। अब ये वैल्यू निकालने के बाद मुझे क्या करना है, इसे ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए हम लोग को पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, या इसको आप शीशा बोल सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं ऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे लिख दीजिए ओरिजिन्स हुआ। एक्स का वैल्यू सबसे हाईएस्ट क्या नज़र आ रहा है, 10 तक जा रहा है, तो आप इसको 10 तक बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। y का वैल्यू अगर देखें, देखिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 18/5 है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कहाँ तक जा रहा है। तो 5 3 जा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 मतलब 3 पॉइंट लगभग में आपको जो है ना 6 बनने वाला है, तो 3 तक जा रहा है। फिर 11/2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 5 हुआ, 5 2 जा 10 1, इसका मतलब इसमें अगर हम बातें करें तो 10, तो 2 पॉइंट लगभग में आपको जो है ना 2 तक जाने वाला है, ठीक है। 5 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है। अब इस तरीके से वैल्यू मेरा डेसिमल में आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब y का देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, तो 5 तक ही जा रहा है। x का, अच्छा सॉरी, x का हम यहाँ पे लिख दिए 10 तक, x का वैल्यू 10 तक दिया हुआ है, तो आपको 10 तक x वैल्यू लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का y का लिख दिया, y का नेगेटिव है, कुछ तो है नहीं, चलिए फिर भी हमने यहाँ पे लिख डाला है पहले से ही। अब हम इसको कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हैं। देखिए x कितना है, 10, तो अगर x यहाँ पे 10 है और y अगर 0 है तो इसका मतलब ये यहीं पे पॉइंट्स रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे आप देखिए ये तो इंटरसेक्शन हो रहा है, नॉट इक्वल टू तो हो रहा है, इसका मतलब तो बनबे करेगा ग्राफ। उसके बाद x बोला गया 3 है, x 3 हो गया, और y बोला गया 5 है, तो आप यहाँ पे इसको ले लीजिए x 3 और y 5 यहाँ बनेगा। फिर बोला गया यहाँ पे, अच्छा ये एक वैल्यू हमने नहीं निकाला है, सिर्फ 2 ही नहीं, एक निकाले यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे y इक्वल टू हमने क्या रखा है 15/7। तो इसका मतलब इसका मिक्स फ्रैक्शन अगर बनाते हैं तो बनेगा 2 होल 1/7। तो यहाँ पे y के वैल्यू लगभग में 2 आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू लेके चले हैं 7, तो अगर x के वैल्यू अगर 7 है तो यहाँ पे हम निकाले हैं 2 होल 1/7 बना रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 7 और यहाँ पे 2 होल बना रहा है, तो लगभग में आप बोल सकते हैं 2 होल 1/7, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब इसको ग्राफ पे हम लोग इसको सीधा जो है लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड वाले टेबल का। x बोला गया कितना है 3 है, और y कितना बोला गया 5 है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला गया यहाँ पे x कितना है 4, x बोला गया 4 है, और y अगर देखा जाए 3.36 है, तो मान के चलिए यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा 3.36 के हिसाब से, ठीक है। फिर बोला गया यहाँ पे x कितना है 5 है, x 5 हुआ। फिर y का वैल्यू बोला गया 2 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो लगभग में यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये ग्राफिकली आपको नज़र आ गया है। तो देखिए बच्चों, ये सोचना पड़ता है, ठीक है ना, ये सोचने पड़ता है यहाँ पे जो किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब तक ये आपको मिलेगा नहीं तब तक ऐसे हो नहीं सकता है। देखिए कुछ इस तरीके से आपका इंटरसेक्शंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शंस हो चुका है, तो आपका यहीं पे वैल्यू कुछ न कुछ आपको निकल के आएगा। इसको आप चाहें तो x, ये हुआ आपका y के अलावा, तो y का वैल्यू मान के चलते हैं आपको लेना पड़ेगा 4, और ये जो इंटरसेक्शंस हुआ है कुछ इस तरीके से,
तो ये भी आपको नज़र आ रहा है x के वैल्यू लगभग में 4, क्योंकि ग्राफ हम यहाँ पे एग्जैक्ट ग्राफ कॉपी पे बनाने रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे पता चलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या करना होगा, इसको ग्राफ पेपर पे जो है आपको बनाना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे काम था इसका इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें आपको टेबल बनाने हैं, फिर इसका जो है कोऑर्डिनेट्स निकालना है और फिर आपको ग्राफ कॉपी पे आपको शो कर देने हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 में कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो हमको सिर्फ बताना है ये पैरेलल बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा या इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं जो कि सेकंड का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानने पड़ेंगे A1, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इस सबको हमने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शंस में, ये A1 होगा। A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 5, फिर B1 कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा आपके पास माइनस है तो -4, और C1 की अगर बात करें C1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे A2 का, तो A2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर B2 की अगर बात करें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद हम C2 की अगर बात करें तो -9 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करना है आपको, यहाँ पे कंपेयर के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 B1/B2 B1/B2 और C1/C2 लिखेंगे। अब इसको कंपेयर करने के लिए वैल्यू को पुट करेंगे। A1 का वैल्यू कितना है 5 और A2 का वैल्यू कितना है 7, फिर B1 का -4 और B2 का 6, फिर C1 का 8 और C2 का -9। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग का ही ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हम लोग को पता चल गया यहाँ पे अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर होता है, इसका मतलब ये हुआ इसको अगर हम ग्राफिकली अगर बातें करें ये इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ग्राफिकली क्या बनेगा, तो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो ग्राफिकली आपका बन जाएगा इंटरसेक्टिंग। और वही अगर बात करें इसका अलजेब्रिकली अगर बात करेंगे तो अलजेब्रिकली आपको बनेगा वन सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशंस बनने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन बनने वाला है। वैसे आपके पास क्वेश्चन सिर्फ बोला गया पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो इंटरसेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पे इंटरसेक्शंस हो गया है क्योंकि यहाँ पे A1 नॉट इक्वल टू है B1 का। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए जो A1 कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है आपको 9, B1 कितना दिया हुआ है 3, C1 कितना दिया हुआ है 12, A2 कितना दिया हुआ है 18 और B2 दिया हुआ है 6 और C2 दिया हुआ है आपके पास 24। चलिए इसको भी कंपेयर करते हैं, इसको आप डायरेक्ट करते हैं, आपकी समझ में आ चुका है। हम इसको लिखते हैं A1 कितना दिया हुआ है 9, अब बाय यहाँ पर हो जाएगा 18 और फिर यहाँ B1 कितना दिया हुआ है 3, अब बाय हो जाएगा यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12, बाय हो जाएगा 24। अब इसको थोड़ा सिंपलिस्ट होना अगर है तो इसको सिंपलिस्ट करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट अगर यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2, अगर सब यहाँ पे एक दूसरे के अगर इक्वल्स होते हैं तो ग्राफ क्या बनेगा, इसका कोइंसिडेंट कर जाएगा। ठीक है ना, ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, तो कोइंसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंट बन जाएगा ग्राफ, मतलब यहाँ पे एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। और इसको हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ये ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट कर जाएगा, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे दोनों पे इंटरसेक्शंस कर जाएगा। चलिए हम बात करते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, इसको पहले लिखना पड़ेगा। A1 कितना है
तो A1 हो गया 6, B1 कितना है तो B1 हो जाएगा -3, C कितना है C1 हो जाएगा 10, फिर A2 कितना है तो A2 हो जाएगा आपके पास 2, और B2 कितना है तो B2 आपके पास -1, और C2 कितना होगा, और C2 जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 9। इसको भी अगर कंपेयर करते हैं तो लिखिए यहाँ पे A1/A2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब यहाँ पे A1 क्या है 6, फिर A2 क्या है 2, B1 कितने हैं -3, B2 कितना है -1, C1 कितना है 10, और C2 कितना है 9। इसको अगर हम सिंपलेस्ट कर लेते हैं तो 3, ये माइनस से माइनस का 3, ये इक्वल्स हो गया, और यहाँ पे आ गया 10/9, ये नॉट इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अगर A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल हो जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग तो पैरेलल ग्राफ बनेगा। लेकिन इसका अगर हम जो एल्जेब्रिकली अगर बात करें एल्जेब्रिकली, तो इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। और जब कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है तो हम इसको बोलते हैं ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो गया सेकेंड का ये तीनों क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे स्टेट में लिखा नहीं, हम आपको समझा रहे किस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑन द कंपेयरिंग रेशियो एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चंस है जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपने देखा, इस क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा था यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है इंटरसेक्ट बनेगा, पैरेलल बनेगा या कोइंसिडेंट बनेगा। हमने आपको साथ साथ बता दिया, यहाँ पे जैसे इंटरसेक्ट कर रहा था इंटरसेक्ट भी बताया, ये कोइंसिडेंट करेगा और वो क्या बनेगा पैरेलल बनेगा। तो ये हमने आपको तीनों दिखाया। और साथ हम कह सकते हैं जहाँ पे ग्राफिकली अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट करता है ना वो कंसिस्टेंट भी होता है, और जहाँ पे अगर पैरेलल अगर बनता है वो कोइंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे बोल सकते हैं ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। और जहाँ पे अगर मान लीजिए अगर पैरेलल है कोई सॉल्यूशंस अगर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो A1 कितना है, फर्स्ट की बात करें A1 आपको दिया हुआ है 3, B1 दिया हुआ आपके पास 2, C1 दिया हुआ आपके पास 5। अब A2 की बात करते हैं, A2 दिया आपके पास 2, B1 दिया हुआ आपके पास -3, और C1 दिया C2, सभी तो हम A2 को बात कर रहे हैं, A2 हो जाएगा। B2 की बात करें तो B2 हो जाएगा -3, और C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये इधर दिया हुआ है। अच्छा देखिए, आपको जो है ना जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को उसके फॉर्म में करना होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा माइनस, इसीलिए C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। और उसके बाद C2 की बात करें यहाँ पे तो इक्वल टू में 7 दिया हुआ, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या बनेगा माइनस, ये आपका वैल्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लिखते हैं हम लोग A1/A2, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे B1/B2, फिर लिखते हैं यहाँ पे C1/C2। तो देखिए A1 कितना है 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, और B2 कितना है -3, C1 कितना है -5, और C2 कितना है -7। अब यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो ये दोनों इक्वल्स नहीं हैं, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं यहाँ पे जो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा अगर इक्वल्स अगर नहीं दिया गया है इसका मतलब ये हुआ आपका यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन भी बनाएगा और इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा। और जहाँ पे अगर यूनिक सॉल्यूशंस होता है वहाँ पे हम बोल सकते हैं वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ये आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी तीसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए की बात करें A1 की, A1 हो जाएगा 2, B1 की अगर बात करें तो -3,
और C1 की बात करें, देखिए इक्वल्स के उस तरफ लिखा हुआ है 8, तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल को आपको उसी तरीके से लेकर चलना पड़ेगा, माइनस है। फिर यहाँ पे A2 की बात करें तो A2 हो जाएगा आपके पास 4, फिर B2 की अगर बात करें तो B2 हो जाएगा -6, और C2 की अगर बात करें तो यहाँ पे फिर से दिया इक्वल्स में +9, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, A1/A2, फिर लिखेंगे B1/B2, फिर लिखेंगे C1/C2। अब इसको कंपेयर करने के लिए आप वैल्यू पुट करना पड़ेगा। A1 कितना दिया हुआ है 2, फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हो गया आपका -3, यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा -9। इसको अगर हम सिंपलिस्ट करें तो यहाँ देखिए 1/2, इसको भी सिंपलिस्ट करें तो 1/2, ये इक्वल्स हो गया, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, फिर भी यहाँ पे 8/9 नॉट इक्वल हुआ। आपको पता ही होना चाहिए जब यहाँ पे A1/A2 इक्वल्स अगर है B1/B2 का, नॉट इक्वल्स टू अगर आ रहा है C1/C2 का, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा नो सॉल्यूशन। और जहाँ पे अगर होता है नो सॉल्यूशन, जहाँ पे होता है नो सॉल्यूशन वहाँ पे माना जाता है वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, इसका क्योंकि ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें किस तरीके से बातें कह रहा है 3 इसमें भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A1, तो A1 कितना हो जाएगा 5/2, B1 कितना हो जाएगा 5/3, और C1 कितना हो जाएगा जो कि =7 लिखा हुआ, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -7। उसके बाद A2 की बात करें तो A2 कितना हो जाएगा 9, और B2 की अगर बात करें तो हो जाएगा -10, और C2 की अगर बात करें तो 14 है इक्वल में, जब इक्वल में उधर 14 दिया गया, इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा -14। अब इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पे A1/A2, तो A1 है आपके पास 5/2, A2 आपके पास हो गया 9, उसका B1/B2 तो हो जाएगा 5/3, अब बाय में हो जाएगा -10, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे C1/C2 तो -7, अब बाय में हो जाएगा -14। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/9 2 जा 18 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 5/30 -30, इसको सिंपलिस्ट कर लिया जाए 1/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3/2 है, हमने 5/2 लिख लिया, तो यहाँ पे 3/2, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 3/2 रखना पड़ेगा, इसको भी 3 करना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/6, यहाँ पे 1/6, और ये तो यहाँ पे 1/6 इक्वल्स हो गया 1/6 नॉट इक्वल टू हो गया 1/2। इसका मतलब इसका जो कंपेयरिंग रेशियो बना ये क्या बनेगा A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर ऐसा होता है तो अब इसको क्या कहते हैं, अभी हमने बात किया, इसको बोल सकते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हो जाएगा अगर इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 4th नंबर का। 4th नंबर क्या कह रहा है, तो चलिए लिखिए यहाँ पे A1 हो जाएगा 5, A1 5, B1 हो जाएगा -3, और C1 हो जाएगा ये =11 है, उस तरफ से इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा -11, और A2 की अगर बात करें तो A2 का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस में है तो -10 हो जाएगा। B2 की अगर बात करें तो हो जाएगा 6, और C2 की अगर बात करें तो इक्वल्स टू उधर लिखा हुआ ये माइनस में, और इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कंपेयर के हिसाब से, तो कैसे लिख सकते हैं A1 तो 5/A2 हो जाएगा -10, यहाँ पर हो जाएगा -3/6 हो जाएगा, फिर -11 क्या हो जाएगा 22, इसको आप चाहे सिंपलिस्ट कर सकते हैं तो 1/2, तो -1/2, इसको भी सिंपलिस्ट कर सकते हैं
तो -1/2, इसको भी सिंपलिस्ट कर सकते हैं तो -1/2 ही नज़र आ रहा है। मतलब सब क्या हो गया इक्वल। तो आप इसको कंपेयर अगर कर सकते हैं यहाँ पे जो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, सब अगर एक दूसरे के इक्वल अगर होता है इसके इस सॉल्यूशंस को हम लोग बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब अगर सब एक दूसरे के हिसाब से अगर पैरेलल होगा तो आप इसको बोल सकते हैं ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है सेम एक ही सब क्वेश्चंस है, एक ही टाइप के, आपको समझ में आ चुका होगा जो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें किस तरीके से बनाना है आपको सीखना है। कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सीखना है। ठीक है ना, जो हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको समझाने की कोशिश करें, आपको सीखना है, ना कि स्क्रीनशॉट लेके जो है ना आपको कॉपी करना है। मैथ से आपको सीखना है जिसमें किस तरीके से बातें बताया जाए। फिर से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 जो कि कितना हो जाएगा 4/3, B1 कितना हो जाएगा 2, C1 कितना हो जाएगा ये इक्वल्स टू में दिया हुआ 8, अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A2 की बात करें तो A2 कितना हो जाएगा 2, A2 हो जाएगा 2। वही अगर हम बात करें B2 का तो B2 कितना हो जाएगा 3, और C2 की अगर बात करें तो इक्वल्स टू दिया हुआ 12, अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा -12। चलिए इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। कंपेयर करने के लिए 4/3 अब बाय में हो जाएगा 2, फिर 2 हो जाएगा 3, मतलब कैसे कर रहे हैं हम लोग A1/A2 B1/B2 कर रहे हैं। अब फिर यहाँ भी C1/C2 करेंगे तो -8 क्या हो जाएगा -12। अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड अगर कर लें तो 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको 4/6 हुआ तो 2/3, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए तो 8 यहाँ पे 12 है। थोड़ा सिंपलिस्ट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया। अब 4 का टेबल्स काट लीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। फिर से यहाँ पे क्या हो चुका है सब के सब बराबर हो गया, 2/3 फिर 2/3 फिर 2/3, ये सब एक दूसरे के इक्वल्स हैं। तो आप देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पे जो A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। और जब सब एक दूसरे के ये अगर बराबर हुआ तो आप कह सकते हैं ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, जब अगर सब एक दूसरे के बराबर होता है तो ये भी आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा बच्चा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही होगा। और ये सब एक दूसरे के बराबर है तो इसको अगर ग्राफिकली अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको इस तरीके से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मान लेना है, फिर कंपेयर कर लेना है, और उसके बाद आपको पता करना है कि किस जो है ना कौन से कंपेयरिंग रेशियो से बिलोंग्स कर रहा है। उसी हिसाब से आपको जो है ना यहाँ पे इसको बता देना है जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन से इतना बता रहा है। आप कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है क्या है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको बताना है ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो आपको क्या निकाल के बताना होगा ग्राफ बताना होगा। तो चलिए हम आपको ग्राफ बना के दिखाते हैं। यहाँ पे पहले तो क्वेश्चंस पता करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस में है या इनकंसिस्टेंट में। तो फिर से आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो जो जनरल फॉर्म होता है अभी तक तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, जैसे x + y = 5 लिखा होगा। अभी इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -5 = क्या बनेगा 0। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो 2x + 2y, और इक्वल्स टू में लिखा हुआ है 10, तो इस तरफ लेकर आएंगे हो जाएगा -10 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। इस तरीके से होता है लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल के हिसाब से इसका जनरल फॉर्म हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं A1 तो A1 कितना हो जाएगा 1, B1 कितना हो जाएगा 1, C1 कितना हो जाएगा -5। यहाँ से आते हैं, यहाँ से हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा B2 कितना हो जाएगा 2, और C2 कितना हो जाएगा -10। ठीक है बच्चों, अब इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा A1/A2, तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, फिर यहाँ पे B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2,
फिर यहाँ पे C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10। इसको आप सिंपलेस्ट कर लीजिए तो 1/2। तो आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, जो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। अब ये सब अगर एक दूसरे के अगर बराबर में होता है तो हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। और जब ये आपके पास अगर ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस अगर हो गया तो आपको क्या करना होगा, इसका निकालना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा टेबल। तो टेबल में आपको पता ही है, टेबल अगर हम टेबल कहने मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, टेबल 1 के हिसाब से निकालते हैं तो x + y = 5। इसके लिए हम टेबल बना रहे हैं। कम से कम 3 आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू। फिर आपको लेना पड़ेगा सेकंड टेबल, टेबल नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा 2। और यहाँ पे जो आपके इक्वेशंस दिया हुआ है 2x + 2y = 10, तो यहाँ भी आपको एटलीस्ट 3 को सॉल्यूशन निकालना है, 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे इस बार डायरेक्ट पुट करते हैं। अगर आप x की वैल्यू अगर 0 रखिएगा, अगर x वैल्यू अगर 0 हुआ, यहाँ पर अगर 0 हुआ तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अगर x की वैल्यू आप रखते हैं 2, अगर x वैल्यू आप रखते हैं 2 तो 2 + 5, हम बस आपको कैलकुलेशंस करके बता दे रहे हैं। अगर x वैल्यू आपने रखा 2 + y = 5 तो y = 5, ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो आपने रखा यहाँ पे x वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 3। चलिए आप x वैल्यू लीजिए यहाँ पे 3। अगर x की वैल्यू अगर आपके पास है 3 तो देखिए हम आपको बस समझा रहे हैं किस तरीके से आ रहा है। तो y = 5, ये +3 तो -3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिर से चलिए अब इस पे हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू लेते हैं 0, अगर x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करके बता रहे हैं। तो 2x वैल्यू हो गया 0 + 2y = 10, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y = 10, फिर y = इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x वैल्यू अगर 0 हो गया तो यहाँ पे हमारा y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 रख दीजिए। वही अगर मान लीजिए अब x की वैल्यू लेते हैं 2, अगर x वैल्यू अगर लेते हैं 2 तो कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, फिर 2y = हो जाएगा 10, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब y = 10, ये 2 × 2 4 हुआ, उस तरफ जाकर माइनस कर लीजिए तो 2y = हो जाएगा 6। इसको आप कैंसिल कर लीजिए तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो आपने यहाँ पे लिया x वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ गया 3। चलिए और निकालना है, तो और निकालते कम से कम 3 तो निकालना ही पड़ेंगे, जब तक 3 नहीं निकालेगा तब तक काम चलेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे फिर से x वैल्यू लेते हैं 3 अगर लेते हैं तो देखिए 2 × क्या बनेगा 3 + 2y = 10, 3 × 2 = 6 प्लस हो जाएगा 2y = 10, तो 2y = हो जाएगा 10 - 6, तो 2y = बचेगा यहाँ 4, कैंसिल आउट कर लीजिए तो y वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो आपने लिया 3, ये हो जाएगा 2। तो चलिए बच्चों यहाँ पे टेबल हमने तैयार कर लिया। अब मुझे इसको तैयार करना है ग्राफ पर। तो ग्राफ पे तैयार करने के लिए, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है ये पता चल चुका है, जब ये कंसिस्टेंट अगर है तो मुझे इसका ग्राफ दिखाना है। तो हम आपको ग्राफ इधर ही दिखा देते हैं, इतना में कम से कम बन जाना चाहिए। टेबल यहाँ पे यही दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों इसका टेबल हम लोग टेबल यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं ग्राफ। तो ये हुआ आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। अब यहाँ पे रखने वाले हैं ओरिजिन्स, ये रहा आपका y, ये रहा आपका x एक्सिस। चलिए इसको नेम देते हैं, ये y हो जाएगा, ये आपके पास y डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा x, तो x डैश मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे प्लॉटिंग करना सीखते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज में आप देख पा रहे हैं ग्राफ 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 बनाना पड़ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए x वैल्यू कितना है 0, तो 0 पहले इसका तो देख लेते हैं। जो x का हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया है 3 तक गया है, तो इसको नेम कर लेते हैं। ये 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। फिर यहाँ पे y का वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक गया है, पॉजिटिव में गया है, तो जो कि 5 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
4
और 5। अब यहाँ पे अगर हम बताएं तो आपको क्या करना है, x का वैल्यू हो गया 0 तो x वैल्यू 0, y का वैल्यू हो जाएगा 5 तो y का 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो x वैल्यू 2, फिर y का वैल्यू बोला गया 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा क्योंकि ग्राफ पे अगर इसको बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। फिर इसके बाद x वैल्यू बोला गया 3 तो x वैल्यू 3 और y का वैल्यू बोला गया 2 है तो यहाँ पे बना, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए जब इसको हम इस तरीके से बनाए तो ये पूरे जन ये पूरा का पूरा लाइन अलोंग बन चुका है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं इस टेबल का। x वैल्यू कितना बोला गया 0 तो 0, y का वैल्यू कितना है 5। अच्छा दोनों सेम ही था तो चलिए सेम ही है, फिर दोनों हम सेम ही तो नहीं बना दिए। अच्छा क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे का क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुका है ना। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस टेबल में जो आप वैल्यू देख रहे हैं सेम वैल्यू इसमें भी है, लेकिन ये आपका इक्वेशन है ना दोनों अलग अलग है। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्यूशंस किए तो कैसा निकला था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और यहाँ पे सब एक दूसरे का क्या निकल कर आ गया था, इक्वल आ गया था। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए टेबल में जो वैल्यू नज़र आ रहा है वो भी आपको क्या नज़र आ रहा है, इक्वल नज़र आ रहा है। अब जब हम इसको अगर दिखाएंगे बच्चा तो यहाँ पे क्या होगा, सेम इसी पे एक और जो है ना यहाँ पे लाइन आपका आ जाएगा, यहाँ पे सेम जो है ना दूसरा भी लाइन उसी पे जो है ना चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर से दूसरा लाइन भी उसी पे चला जाएगा, फिर से दूसरा लाइन भी क्या हो जाएगा, उसी पे आ जाएगा। क्योंकि आप सेम देखिए सेम पॉइंट दिया हुआ है, सेम नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू देख रहे हैं मतलब यहाँ पे 0 है तो ये सेम यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड वाला 2,3 है तो यही बनेगा। फिर यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे 2 बनेगा, यही बनेगा। तो फिर इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सिडेंट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें अगर बातें करें जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो थोड़ा सा ग्राफ जो है ना लंबा लंबा क्वेश्चंस दे रहा है। ग्राफ को बनाने के लिए इसको ग्राफ सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब ग्राफ दे रहा है सॉल्व करके लिए तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस के लिए। अब क्या करते हैं, हम सिर्फ आपको बता देते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा नहीं होगा। आप लोग समझ चुके हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए आप देख सकते हैं इसको भी हम लोग को जनरल फॉर्म होता है इक्वेशंस का, उसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। x - y = 8 दिया हुआ, इस तरफ आ जाएगा तो -8 = हो जाएगा 0। फिर ये सेकेंड इक्वेशंस की बातें करें तो 3x - 3y अब इक्वल से इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -16 = हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग अगर लिखते हैं a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। उसी तरीके से अगर a2 की बात करें तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फिर b2 की अगर बात करें वैल्यू कितना हो जाएगा -3 और c2 की अगर बात करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा -16। इसको आप कंपेयरिंग रेशियो के हिसाब से लिखते हैं। a1 बाई क्या होता है a2 होता है तो 1 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर b1 बाई क्या होता है b2 होता है तो -1 बाई क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c1 बाई क्या होता है c2 होता है तो यहाँ पे -8 बाय -16 हो जाएगा। देखिए फिलहाल तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, सिंपलिस्ट कर लीजिए तो आपको आ रहा है 1/3 इक्वल्स 1/3 नॉट इक्वल्स 1/2। इसका मतलब ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो इनकंसिस्टेंट की बातें कर रहे हैं क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर हुआ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो a1 बाय a2 इक्वल्स b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होता है ना तो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और जब ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो हमको ग्राफ नहीं बनाना है, हमको सिर्फ ग्राफ कहाँ बनाना है जब सॉल्यूशन निकल के आ जाए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन तब। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का। तीसरा नंबर क्वेश्चन को अगर कंपेयर करें फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी जो नज़र आ रहा है ये बिल्कुल नज़र आ रहा है हमको 2 वेरिएबल के हिसाब से इसका जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं कंपेयर के हिसाब से। a1 का वैल्यू कितना होगा, a1 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 1 और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -6।
फिर A2 की बात करें तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। उसके बाद B2 की अगर बात करें तो B2 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -2 और C2 की अगर बात करें तो हो जाएगा -4। अब इसको कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा A1/A2। तो फिलहाल हम इसको ऐसे लिखेंगे A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4। फिर B1 कितना है 1, B2 कितना है -2। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है C1, तो C1 यहाँ पे आया, C1 कितना है -6 और ये हो जाएगा -4। माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल कराते हैं तो 2 हो जाएगा, तो 1/2। अब ये माइनस में थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, B1 जो दिया ये -2 हो जाएगा और ये प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ ये माइनस ऊपर चला जाएगा और ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। इसको अगर कैंसिल कर भी देते हैं, ये तो ऑलरेडी है ही नहीं, यहाँ पे ये आपका इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका निकल के आ चुका है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। और जब ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस में अगर हुआ तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ग्राफ इसको बना लीजिएगा, क्योंकि आपको हम इतने सारे क्वेश्चंस बात किए हैं, सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, तो आपको ये ग्राफ बना लेने में ही भलाई है, प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम एक ही तरीके से क्वेश्चंस बनता है। लास्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इसको कंपेयर करके देख लेते हैं क्या है। A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, C1 की वैल्यू की बात करें तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे A2 की अगर बात करें तो A2 की वैल्यू हो जाएगा 4। उसके बाद हो जाएगा B2 की अगर बात करें हो जाएगा -4 और C2 की अगर बात करें हो जाएगा -5। चलिए बच्चों, इसको हम कंपेयर करके लिखते हैं। यहाँ पे A1, तो A1 हो जाएगा 2/4, मतलब A1/A2। फिर हो जाएगा B1/B2, फिर हो जाएगा C1/C2। अगर आप कंपेयर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये माइनस कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पे 1/2 इक्वल्स 1/2 नॉट इक्वल्स 2/5। इसका मतलब ये हुआ बच्चा, जो A1/A2 इक्वल्स है B1/B2 और नॉट इक्वल टू है C1/C2 का। जब ऐसा अगर आ गया मतलब इसका नो सॉल्यूशंस होता है, और नो सॉल्यूशन तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे इसका कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी किस में आ जाता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। और जब यहाँ पे अगर आपके पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस अगर निकल के आया, अगर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस निकल के अगर आया बच्चा, तो आपको जो है ना यहाँ पे कोई ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। सॉरी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ग्राफ नहीं बनाना है, अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तभी आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी आपको ग्राफ बनाना होता है, लेकिन हम आपको सिर्फ और सिर्फ बता दे रहे हैं जो आपको क्या करना है। यहाँ पे इसके इक्वेशंस के हिसाब से बोला गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो विड्थ है bx और जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं, लेंथ को हम मान लेते हैं वो y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बोला गया है जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल गार्डन का वो हाफ है। तो हम लोग को पता होना चाहिए जो पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर डायरेक्टली चलते हैं, तो 1/2 और हम लोग को पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स L + B होता है ना। लेकिन L के जगह पर हम यहाँ पे बात कर लेंगे y है और विद के जगह पर मान लेंगे x है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम y + x इस तरीके से ले लेते हैं और इसका जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया हुआ है, 36 के हिसाब से दिया हुआ है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो 1/2 × 2 हो जाएगा और x + y भी ऐसे करके भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 36 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए तो x + y = कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाए आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे एंड क्या बोला गया, फुल स्टॉप के बाद देखिए
हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विद। तो हम लोग लेंथ जो निकालेंगे ना, जो लेंथ को हमने क्या माना है, लेंथ को हमने माना है y, ठीक है। तो y जो होगा वो बोला गया है जितना विद होगा, विद को मैंने क्या माना है x, तो उसमें क्या कर देना है आपको 4 ज़्यादा कर देना है। तो हम यहाँ पे 4 ज़्यादा कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको चाहे तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे विद को हमने माना है x, ठीक है, और उसमें बोला गया 4 जोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगा लेंथ निकल कर जाए। हुज लेंथ, ये जो लेंथ होगा 4 मीटर ज़्यादा होगा किससे, ब्रेथ से, या हम कह सकते हैं विद से। तो ब्रेथ या विद कितना है आपके पास 4, सॉरी x, उस x में 4 और अगर हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के बराबर में। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड इक्वेशंस, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप दोनों इक्वेशंस को आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशंस बोला कि वैसे निकालने के लिए जो डायमेंशन क्या होगा, मतलब लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x का x ही रहने देते हैं, और यहाँ पे y की जगह क्या लिखा जाएगा x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ x प्लस 4, तो हम यहाँ पे y के जगह पे ये जो y है इसके जगह पे क्या लिख देते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 36। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 36, ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -4, और 2x इक्वल टू हो जाएगा 32। अब x का वैल्यू निकालना है तो 32 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 16। इसका मतलब ये हुआ हम लोग का ब्रेथ जो निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब मान लीजिए लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या यहाँ पर सपोज किया है x प्लस 4। तो आप देखिए x की वैल्यू कितना निकालना है 16, और यहाँ पे 4 जोड़ लीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। अगर सेंटीमीटर में है, ये मीटर में तो लगा दीजिए, ये मीटर में है, ये भी मीटर में। तो देयरफॉर ये हुआ आपके लिए जो विद जो हुआ, जो ब्रेथ दिया गया है वो विद को मैंने क्या माना था x, इसके लिए आपको हो जाएगा 16 मीटर, और लेंथ जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला है वो कितना हो जाएगा 20 मीटर। यही हुआ आपका बच्चा डायमेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने इसको इस तरीके से सपोज कर लिया, जो विद हो जाएगा x, लेंथ हो जाएगा y, और पैरामीटर की अगर बातें करें तो पैरामीटर अब जो रेक्टेंगल होता है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ का होता है। फिलहाल यहाँ ब्रेथ का माने x, लेंथ का माने y, तो हम इस तरीके से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचा x और x प्लस वाई इक्वल टू 36, हम यहाँ पे ऐसे लिख लिए। और आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो लेंथ जो है ना, जो लेंथ होगा वो ब्रेथ का 4 ज़्यादा कर देना है, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिए सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू लेके, और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जो x प्लस वाई इक्वल 36 दिया हुआ, तो फ्रॉम भी अगर करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इतना ही बचेगा। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x वैल्यू कितना आ गया 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चंस बोला कि यहाँ पे गिव अ लीनियर इक्वेशंस इतना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग। हम आपको सिर्फ क्या करते हैं इक्वेशन लेके देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हम ये क्वेश्चंस आपको एक इक्वेशन लेके दिया हुआ है, आपको जो है अपने मन से कोई भी इक्वेशंस लेना है और इस पर वैल्यू को पुट करना है, जिससे क्या आ जाना चाहिए इंटरसेक्टिंग आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर इंटरसेक्टिंग के लिए अगर बनाए तो 2x पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दिया हुआ, अब अगर मान लीजिए हम अपने मन से, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कब आएगा, इंटरसेक्टिंग तभी ना आएगा जब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 बाय b2। तो मान लीजिए अगर a1 बाय a2 इस तरीके से, इसको अगर मान ले हम ये 3x है, इसको अगर हम मान लेते हैं ये 4y है, और ये मान लेते हैं +7 इक्वल टू 0। ये पहले से दिया हुआ फर्स्ट, और ये हम अपने से लिख दिए हैं सेकेंड। तो मान लीजिए हमने टेकन यहाँ पे किया, टेकन
इक्वेशंस मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिया, हमने ये इक्वेशंस लिया। अब इसी को अगर कंपेयर करके अगर आपको दिखाएं तो A1, इसको मान लीजिए A1, तो A1 कितना हो जाएगा 2, B1 कितना हो जाएगा -3, C1 कितना हो जाएगा आपके पास -8, और फिर यहाँ पे A2 की बात करें तो A2 हो जाएगा 3, और इसके बाद B2 की अगर बात करें तो हो जाएगा 4, और C2 की अगर बात करें हो जाएगा 7। अब इसी को कंपेयर करके अगर आप लिखते हैं तो 2/3, क्योंकि A1/A2 और B1 क्या हो जाएगा B2, तो -3/4, और यहाँ पे -8/C1/C2 है तो 7। वैसे तो ये भी इक्वल नहीं है, लेकिन हमको स्टार्टिंग के पहले देखना पड़ता है, तो ये इक्वल नहीं है, स्टार्टिंग से पहले देखना पड़ता है। और जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब इस पे कंपेयर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए ना, जो A1/A2 नॉट इक्वल टू अगर B1/B2 होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्ट कर जाता है, जैसे कि आपको हमने बता रखा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ यही एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसके जगह पर कोई भी वैल्यू आ सकता है, बस ग्राफ कैसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। जैसे आप इसको हमने कंडीशंस पे जो कंपेयरिंग रेशियो करते हैं उस पे हिसाब से हमने अगर बता दिया, तो आप देखिएगा जब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर तो कर ही चुके हैं, जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे ना तो ग्राफ कैसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है बच्चा। अब बोला गया पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस कैसे आएगा, जब वो नो सॉल्यूशंस होगा। तो देखिए आपके पास पहले से ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x, यहाँ पे क्या लिखाएगा, फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x प्लस नहीं है -3 है। अच्छा, ये आपके पास 2x + 3y दिया हुआ, हमने यहाँ पे 2x - 3y ले लिया, क्वेश्चंस थोड़ा सा गलती ले लिए हैं। तो यहाँ पे है 2x + 3y, और हम यहाँ पे ले लिए 2x - 3y। अगर मान लीजिए अगर प्लस भी अगर है, अगर ये प्लस भी है ना बच्चा, ये अगर प्लस भी अगर है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2/3 और 3/4 जब कंपेयर करेंगे तो भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा साइनिंग कर रहा था, इसी वजह से मुझे क्वेश्चन पता नहीं चल रहा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें 2x + यहाँ पे 3y, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हो -8, तो -8 = 0। हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपने मन से यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा, टेकिंग मान लीजिए हम यहाँ पे अगर इक्वेशंस अगर ले रहे हैं अपने मन से, ऐसा इक्वेशन लेना पड़ेगा जिससे कैसा हो जाना चाहिए, पैरेलल। अब पैरेलल कैसे होता है, जब सब एक दूसरे का क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल लाइंस आना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस क्या होगा, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2, ऐसे करना है। तो चलिए इसको इक्वल्स के हिसाब से, तो मान लीजिए इक्वल करना ही है, तो हम यहाँ भी ले लेते हैं, आपके पास कितना ले लेते हैं, चलिए 4 ले लेते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 4x, यहाँ लिख लेते हैं हम 6y, और यहाँ पे ले लेते हैं हम +3 ले लेते हैं। ठीक है, = 0। अब ये मान लीजिए इक्वेशन हमको पहले से दिया हुआ है और ये हमने लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और ये सेकंड इक्वेशन जो कि हमने लिया है यहाँ पे टेकिंग इक्वेशंस। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने में क्या पता चलेगा, देखिए A1 कितना हुआ, A1 हो जाएगा इसके हिसाब से 2, B1 कितना हो जाएगा 3, और C1 कितना हो जाएगा -8। फिर A2 की बात करें तो A2 कितना हो जाएगा 4, अब B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा 6, और C2 हो जाएगा +3, तो 3 लिख दिए यहाँ पे। अब इसको कंपेयर कीजिए, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/4 A1/A2 और B1/B2, तो B2 कितना हो जाएगा 3/6, और यहाँ पर हो जाएगा -8/3। इसको सिंपलिस्ट कर लेते हैं तो 1/2, इसको भी सिंपलिस्ट कर लेते हैं 1/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 1/2 नॉट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -8/3। जब ऐसे कंडीशंस के हिसाब से अगर आया बच्चा तो आप क्या कह सकते हैं, वैसे इसका नो सॉल्यूशंस होगा, लेकिन जब इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बन जाएगा। जब नो सॉल्यूशंस निकल के आता है कंपेयरिंग के हिसाब से तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसका पैरेलल बन जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये हुआ एग्जाम्पल, इसके जगह से आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आप ग्राफ बनाएंगे इस लेकर, ये इक्वेशंस लेके, ये फर्स्ट इक्वेशंस हुआ और इस इक्वेशंस लेके, तो आपको ये बन जाएगा। ये सबसे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इसीलिए हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, पूरे परफेक्ट वे में हम आपको बना नहीं रहे हैं, बस आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है सेम क्वेश्चंस आ जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग भी क्वेश्चंस आ सकता है। जब अलग अलग अगर क्वेश्चंस अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं,
ना कि सर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आप सही से लिखते नहीं हो। हम ये लिख ही नहीं रहे हैं, हम आपको बस समझा रहे हैं कि करना क्या है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे खुद से बनाएं, क्योंकि मैथ्स आप जितना ज़्यादा खुद से अगर बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और उसी में आप एक परफेक्शंस ला सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा जो हर एक जगह पे इसका सॉल्यूशंस है ही, आप चाहें तो वहाँ से भी छाप सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। ठीक है, अब बोला यहाँ पे कोइंसिडेंट होना चाहिए, तो 2x प्लस यहाँ पे 3y माइनस 8 इक्वल्स टू लिखा हुआ 0 लिखा हुआ। अब कोइंसिडेंट कब बनेगा? जब सब एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम टेकिंग मान लेते हैं, इक्वेशंस अगर लेते हैं अपने मन से, सेकेंड इक्वेशन टेकिंग इक्वेशंस अगर लेते हैं, मुझे पैरेलल आना चाहिए। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल होना चाहिए। लास्ट वाला तो हो गया। चलिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं पैरेलल होने के लिए कितना ले सकते हैं, फिर से वही हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 4x लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस 1/2, यहाँ पे ले लेते हैं 6y ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस आपको 16 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। ये पहले से आपको दिया हुआ है और हमने ये लिया। अब इसको देखिए, इसको कंपेयर करते हैं। a1 कितना हो जाएगा 2, b1 तो b1 कितना हो जाएगा 3, और c1 कितना हो जाएगा -8। फिर यहाँ पे a2 की बात करें तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपके पास 4, b2 हो जाएगा 6, और c2 हो जाएगा आपके पास -16। इसको अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए 2/4 पता है ना, a1/a2 ऐसे लिखेंगे, फिर b1/b2 तो 3/6, फिर यहाँ पर हो जाएगा -8/-16। अब सब सिंपलिस्ट करके देखिए तो यहाँ भी 1/2, इसको भी देखिए 1/2, इसको भी सिंपलिस्ट करिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2। और जब सब एक दूसरे के अगर इक्वल हुआ तो आपको पता ही है क्या बनता है रेशियो, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब सब एक दूसरे का अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये कोइंसिडेंट कर गया तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये ग्राफ, जो कि हमने आपके इतने सारे क्वेश्चंस बना के दिखाए हैं। आपको बस इसका ग्राफ बनाने हैं और इसका शेडेड रीजन बोला गया ट्रायंगुलर का करना है, कितना इसका एरिया निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप हमें ये क्वेश्चंस बताएं जो आप लोगों से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन चुका है। ठीक है बच्चों, आपको किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।